जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन आंसर आपसे शेयर किया है उसमें पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड पेपर्स में उनको भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो इसे आप जरूर अच्छे से देखें, अपने नोट्स तैयार करें और एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर लिखिए। तो सबसे पहला अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले एवं तीखे होते हैं। इनके लिए यदि आपको उदाहरण अपने दिमाग में रखना है तो अम्ल के लिए आप याद कर सकते हैं नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इनमें पाए जाने वाले अम्ल। और क्षार के लिए आप साबुन याद कर लीजिए, क्षार के उदाहरण के रूप में साबुन ले लीजिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले एवं तीखे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, उस शब्द को याद कर लीजिएगा। आपका कोई ना कोई दोस्त अनिल नाम से होगा तो वो अम्ल हो गया। अनिल यदि आपने याद कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। कैसे? आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। इस तरह से अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। क्षार के लिए क्या करना है? छलनी। छा मतलब क्षार, ला मतलब लाल और नी मतलब नीला। तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। इस तरह से ये अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर हो गए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है? अम्ल एवं क्षार जब आपस में मिलते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। अम्ल एवं क्षार दोनों आपस में मिले, दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई और लवण तथा जल का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा एसिडिटी बढ़ जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, अपच हो जाता है। जब कभी कोई बहुत ज्यादा खाना खा लेता है, अपच हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसको खट्टी डकारें आती है, मतलब अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। उस स्थिति में क्या देते हैं हम उसको? इनो वगैरह देते हैं। और ये वास्तव में इनो क्या है? ये क्षार है। तो ये क्षार हमारे पेट के अंदर अम्ल है। जैसे ही हमने क्षार लिया तो क्या होगा? ये क्षार जाके अम्ल के साथ मिलेगा तो अम्ल के गुण भी खत्म और क्षार के भी खत्म, और क्या बन गया? लवण का निर्माण होता है। अम्ल एवं क्षार जब मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो दो उपयोग लिखिए। धोने का सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, ये 4 चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा ही जाता है, तो अच्छे से तैयार कर लें। इनका आपको रासायनिक नाम याद करना है, इनका सूत्र याद करना है, इनके दो दो उपयोग याद करने हैं। उपयोग बहुत सरल है, क्योंकि नाम जैसा दिया हुआ है धोने का सोडा, तो निश्चित है कि इसका उपयोग कहाँ होगा? धोने में होगा, साफ सफाई में होगा। तो ये उपयोग तो एक पहले से ही याद हो गया और बाकी उपयोग भी देखे ले रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले धोने का सोडा, इसका नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। 10H2O लिखना बहुत जरूरी है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अगला, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके घर में उपयोग ही होता है ये। इसे हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं। ये मीठा सोडा, इसका रासायनिक नाम है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ये जो बेकिंग सोडा है इसमें जब टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है तब बनता है बेकिंग पाउडर। तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटी एसिड के रूप में। अम्लता बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई, खट्टी डकारें आने लगी, ऐसी स्थिति में इसका बेकिंग सोडा का उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा इनको और इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, पीओपी से आप सभी परिचित होंगे। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में। आपने देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ता है, प्लास्टर लगाया जाता है। वो जो प्लास्टर होता है वास्तव में क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों में क्या अंतर है इसको थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा। मूर्तियों के निर्माण में, खिलौना बनाने में और सतह को चिकना करने में, घरों में देखते होंगे फॉल सीलिंग की जाती है तो पीओपी उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम बोर्ड लगाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से सतह को चिकना किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये उपयोग हो गए। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसका उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजन के लिए होता है, ब्लीचिंग के लिए होता है। दूसरा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योगों में यह उपचायक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ये इसके मुख्य 3 उपयोग हो गए। 4 उपयोग आए तो वस्त्र और कागज उद्योग को आप अलग अलग कर दीजिए। पॉइंट्स आपको 4 बनाने, जितने आपसे पूछे जाएं उतने पॉइंट्स आप बना के उसको लिख दीजिए। आप 3 से 4 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अभी हमने देखा CaSO4 ये 2H2O है। Na2 अभी सोडियम कार्बोनेट हमने देखा, उसमें 10H2O था। तो ये जो 2H2O है, 10H2O है या 5H2O है, ये वास्तव में क्या है? ये है क्रिस्टलन का जल, जिसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। और परिभाषित कैसे करेंगे? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अब क्रिया लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करिए अच्छे से। और सिर्फ एक ये फॉर्मूला तैयार करने से आपका सब तैयार हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पता है पहले से, CaSO4 हाफ H2O हो गया। और जिप्सम का क्या होगा? जिप्सम का होगा होता है 2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O और जिप्सम का 2H2O। CaSO4 दोनों में रहेगा, यहाँ भी CaSO4 रहेगा। तो हाफ H2O और 2H2O। अब कितना बचा? हाफ में क्या प्लस करें तो 2 होगा, 1.5 डेढ़। तो ये डेढ़ जल के साथ इसकी अपक्रिया करा दीजिए आप। तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, दोनों को मिलाया आपने, CaSO4 2H2O बन गया, जिप्सम बन गया। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये आर्द्रता ग्राही होता है, मतलब नमी या जल वाष्प से क्रिया करके यह जिप्सम बना लेता है। इसीलिए इसको एयर टाइट बर्तन में रखा जाता है ताकि यह नमी से, पानी से, जल वाष्प से क्रिया ना करे। क्योंकि यदि जैसे ही ये नमी या जल वाष्प के संपर्क में आया, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा? यह जिप्सम बन जाएगा। और जो हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो वास्तव में क्या है? वो CaSO4 हाफ H2O रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, उसमें जल मिलाया गया और जल मिला के उसको प्लास्टर लगा दिया गया। सूखने के बाद क्या बना? वो सूखने के बाद होता है CaSO4 2H2O जिप्सम। जो आपको दिखाई देता है प्लास्टर लगा हुआ है वो वास्तव में क्या है? वो जिप्सम बन चुका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता है। तो यदि हम चाहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहे, जिप्सम ना बने, तो उसे जल वाष्प से, नमी से दूर रखना होगा। इसीलिए उसको एयर टाइट बर्तन में रखा जाता है।
क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? बहुत सरल। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या बना देता है? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, क्षार बना देता है और क्लोरीन गैस निकलती है। इसे कहते हैं क्लोर क्षार। क्लोर क्षार, यहाँ ये क्लोर और क्षार, तो ये दोनों, यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। तो ये हो गया क्लोर क्षार। बहुत सिंपल है, बस ये फॉर्मूला, ये समीकरण याद कर लीजिए और समीकरण के आधार पर लिख दीजिए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। चलिए अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पीएच में दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ये पी है जिसका मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब है शक्ति, और यहाँ H हाइड्रोजन के लिए है। तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती हैं और इसमें बीच में है 7। 7 जो होता है वो शुद्ध जल का होता है, यह उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यह उदासीन होता है। 7 से नीचे जितने हैं वो अम्ल होंगे और 7 के ऊपर जितने हैं वो क्षार होंगे। मतलब यदि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट समथिंग ये कहा जाए तो ये कहलाएंगे अम्लीय या अम्ल, और 7 से ऊपर ये कहलाएंगे क्षारीय। तो ये सबसे पहली बात कि 0 से 14 तक की संख्याएं होती हैं। अब इनमें ध्यान रखिएगा, जैसे ही 7 से नीचे की तरफ जाएंगे तो इधर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आएंगे। 7 के जस्ट बाद ये दुर्बल अम्ल होंगे, ये 6 हो गया, 5 हो गया, ये दुर्बल अम्ल है। और इधर चले जाइए 0, 1 और 2, ये क्या हो जाएंगे? ये प्रबल अम्ल कहलाएंगे। ये प्रबल अम्ल कहलाएंगे। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ये अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा वो उतना ही ज्यादा या वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। उसी तरीके से क्षार में भी होता है। OH माइनस आयन जो जितना ज्यादा उत्पन्न करेगा वो उतना ज्यादा ही क्षारीय होगा, प्रबल क्षार कहलाएगा वो। और जो कम OH माइनस आयन उत्पन्न कर रहे हैं वो दुर्बल क्षार कहलाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होते हैं वो अपनी अम्लीयता सिर्फ तभी प्रदर्शित करते हैं जब वो जल के साथ मिलते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपनी अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में वो हाइड्रोजन आयन, जल की उपस्थिति में ही वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, और यदि जल नहीं है तो वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो, उनको कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जल की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। जल की अनुपस्थिति में वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं पीएच के दैनिक जीवन में महत्व के बारे में। तो पीएच के प्रति पौधे एवं पशु बहुत संवेदनशील होते हैं। हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच रेंज के बीच में ही कार्य करता है। एक दूसरा पॉइंट भी है, जब कभी भी वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं हम अम्लीय वर्षा। और जब अम्लीय वर्षा से जो जल मिला है वो नदी के जल में प्रवाहित होता है, वहां जाता है, तो नदी के जल का पीएच मान भी कम कर देता है
और जब ऐसे जल का उपयोग जीवधारी करते हैं तो उनका सर्वाइवल कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही कम पीएच वैल्यू वाला जल वो लोग पी रहे हैं। तो इस तरह से पौधे एवं पशु को पीएच मान से प्रॉब्लम होती है यदि वो उनके पीएच रेंज में नहीं है तो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है 7 to 7.8 पीएच रेंज के बीच में कार्य करता है। दूसरा, हमारे स्टमक में HCl अम्ल उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच की स्थिति में यह HCl अम्ल ज्यादा उत्पन्न होता है, जिससे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है, खट्टी डकारें आती हैं। इससे बचाव के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जो उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं। एंटासिड क्षार होता है वास्तव में, और हमारी बॉडी में, हमारे पेट में क्या उत्पन्न हुआ है? अम्ल उत्पन्न हुआ है। तो ये क्षार जैसे ही लेते हैं तो क्षार अम्ल के साथ मिलता है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात की है। उदासीनीकरण की क्रिया हुई और लवण एवं जल का निर्माण हुआ, और जो हमें दर्द और जलन का अनुभव होता था वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से पीएच का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। एक और महत्व है जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होता है? दैनिक जीवन में पीएच महत्व से रिलेटेड ये टॉपिक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में कुछ न कुछ भोजन के पार्टिकल्स रह जाते हैं और इन्हीं पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, इनका निम्नीकरण करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। और जब इस अम्ल की वजह से, जो अम्ल उत्पन्न किया बैक्टीरिया ने, जब इस अम्ल का पीएच मान 5.5 से कम होता है, अम्ल की वजह से हमारे मुंह में पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम हो जाएगा, तब दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। और इस दंत क्षय से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जो भोजन के पार्टिकल्स हमारे मुंह में रहते हैं उसे निकाल देना चाहिए। तो रात में भोजन करने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए और क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, ताकि उदासीनीकरण की क्रिया के पश्चात जो अम्ल है हमारे मुंह में वो न्यूट्रलाइज हो जाए और लवण एवं जल के फॉर्म में आ जाए, और हमारे मुंह का जो पीएच मान 5.5 से कम हो रहा था वो ना हो पाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताइए। धन्यवाद।